नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे पैसों के फ्लो का पीछा करने वाले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम ये जांचेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक अत्यंत समृद्ध और फलती फूलती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बदल कर रख दिया। ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है, ये आंकड़ों और घटनाओं की एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो साफ दिखाती है कि कैसे एक सोने की चिड़िया को धीरे धीरे एक पिंजरे में कैद किया गया। तो आज के इस ऐतिहासिक सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। शुरुआत करेंगे द कॉर्पोरेट टेकओवर से, फिर देखेंगे कराधान और महान निकास, 1770 का अकाल, कपड़ा उद्योग का पतन, उसके बाद क्राउन शासन और निष्कर्षण, और आखिर में बात करेंगे क्रांति और स्वतंत्रता की। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द कॉर्पोरेट टेकओवर। सोचिए, ब्रिटिश आगमन से पहले ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर कितना था? पूरे 25%। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। मतलब दुनिया भर की कुल दौलत का 1/4 हिस्सा सिर्फ एक भूभाग से आ रहा था। हिस्टोरिकल सोर्सेस के अनुसार ये एक ऐसी धरती थी जहां सिकंदर जैसे महान विजेता भी रुक गए थे और मुगलों को भी यहां अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गईं। इतनी विशाल आर्थिक ताकत को देखकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी। लेकिन उनका इरादा सिर्फ मसालों का व्यापार करना कतई नहीं था। उनका असली लक्ष्य इस अथाह संपत्ति पर पूरा कंट्रोल और एकाधिकार जमाना था। अब देखिए ये गेम कितनी तेजी से बदला। 1757 के प्लासी के युद्ध और मैदाने जंग में मीर जाफर की गद्दारी ने कंपनी को रातों रात सिर्फ एक व्यापारी से निकालकर शासकों की कुर्सी पर बिठा दिया, और 1765 आते आते उन्हें मुगल बादशाह से दीवानी राइट्स भी मिल गए। इसका सीधा और खौफनाक मतलब ये था कि अब एक विदेशी कॉरपोरेट कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से कानूनी तौर पर टैक्स वसूलने का अधिकार आ गया था। एक विदेशी व्यापारिक कंपनी अब एक संप्रभु राज्य की तरह काम कर रही थी। दूसरा हिस्सा, कराधान और महान निकास, या आसान शब्दों में कहें तो टैक्स वसूली और दौलत का बहुत बड़ा ड्रेन। शासन और टैक्स व्यवस्था के इस भारी बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। सदियों से चले आ रहे राजाओं के शासन में टैक्स लगभग 10% के आसपास हुआ करता था और बदले में जनता को सुरक्षा मिलती थी और सबसे जरूरी बात, अकाल के समय राहत दी जाती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में यह टैक्स सीधे 50% के पार चला गया। ये कोई मामूली टैक्स वृद्धि नहीं थी, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट मुनाफे पर टिका एक क्रूर मॉडल था। कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि फसल अच्छी हुई है, भयानक सूखा पड़ा है या बाढ़ आ गई है। उन्हें बस अपना मुनाफा चाहिए था। इस पैसे की निकासी का स्केल इतना बड़ा था कि आज इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मुर्शिदाबाद के शाही खजाने से सोना और चांदी 100 बड़ी नावों में भरकर निकाला गया था। ये कोई साधारण लूट नहीं थी, बल्कि एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खाली करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। ये अपार धन गंगा नदी से होता हुआ सीधा लंदन के टेम्स नदी की ओर बहने लगा। अकेले रॉबर्ट क्लाइव जैसे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने अपने लिए लाखों पाउंड की एक विशाल पर्सनल वेल्थ जमा कर ली, जबकि हमारा पूरा देश भुखमरी की कगार पर धकेला जा रहा था। तीसरा चैप्टर, 1770 का इंजीनियर्ड अकाल, यानी एक मानव निर्मित त्रासदी। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इंसान, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेज ये खौफनाक सच्चाई बयान करते हैं कि 1770 के उस भयंकर अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी पूरी तरह खत्म हो गई थी। सड़कों और खेतों में चारों ओर सिर्फ तबाही थी। सोर्सेस साफ बताते हैं कि ये कोई बारिश न होने या मौसम की बेरुखी जैसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये अंधे मुनाफे की भूख से प्रेरित एक पूरी तरह से मैन मेड क्राइसिस था। इन भयानक और अमानवीय परिस्थितियों के बीच भी कंपनी के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस विनाशकारी सूखे के दौरान कंपनी ने असल में टैक्स 10% और बढ़ा दिया। तर्क क्या दिया गया? तर्क ये था कि जो लोग जिंदा बच गए हैं, उन्हें अब उन मृतकों के हिस्से का भी टैक्स चुकाना होगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुनाफे की इस अंधी दौड़ में इंसानियत कहीं पीछे छूट गई थी। खेती का जो ढांचा सदियों से चला आ रहा था, उसे जड़ से उखाड़ दिया गया। किसानों को गेहूं और चावल जैसी जीवन रक्षक फसलों को उगाने से रोक दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो कंपनी के मुनाफे के लिए नील और अफीम जैसी जहरीली कैश क्रॉप्स उगाएं। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? जब अकाल अपने चरम पर था, कंपनी के गोदाम अनाज से लबालब भरे थे, लेकिन वो अनाज इतने ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था कि आम और भूखी जनता की पहुंच से वो बिल्कुल बाहर था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर,
कपड़ा उद्योग को कुचलना। उस समय की ट्रेड पॉलिसीज के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। ब्रिटेन जाने वाले बेहतरीन क्वालिटी के भारतीय कपड़ों पर 80% तक का भारी टैक्स लगा दिया गया। मकसद एकदम साफ था, इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जानबूझकर इतना महंगा कर दो कि कोई खरीदे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत आने वाले ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों पर टैक्स था 0%। कागजों पर इसे फ्री ट्रेड कहा गया, लेकिन असल में ये पूरा ढांचा सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर की मिलों को संरक्षण देने और भारतीय प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक आत्मनिर्भर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति को महज एक बंदी कंज्यूमर मार्केट में बदलने के लिए बहुत क्रूर हथकंडे अपनाए गए। स्रोतों के मुताबिक मास्टर बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे अपना हुनर आगे न बढ़ा सकें और पीढ़ियों का ज्ञान वहीं खत्म हो जाए। उनके पारंपरिक करघे बेरहमी से तोड़ दिए गए। नतीजे के तौर पर जो भारत कभी पूरी दुनिया को उच्च कोटि का कपड़ा पहनाता था, उसे कौड़ियों के दाम पर अपना कच्चा कपास एक्सपोर्ट करने और फिर ब्रिटेन से बनकर आए उसी महंगे कपड़े को वापस खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह एक पूरी इकॉनमी का ढांचागत पतन था। इस इंडस्ट्रियल बर्बादी की मानवीय कीमत क्या थी, इसका अंदाजा आप 1834 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। उन्होंने ऑफिशियली लिखा था, भारत के मैदान कपास बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। ये ऐतिहासिक कोट बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि इन आर्थिक नीतियों का ग्राउंड पर कितना भयानक असर हो रहा था। पूरी सभ्यता के हुनरमंद लोगों को शाब्दिक रूप से भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया था। 5वां हिस्सा, क्राउन शासन और निष्कर्षण। 1857 की उस पहली बड़ी क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सत्ता से बाहर कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। दुनिया को यह दिखाया गया कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होंगे, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि संसाधनों की निकासी का यह मॉडल अब और भी ज्यादा सिस्टमैटिक और संस्थागत हो गया था। रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिन्हें अक्सर आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के उपहार के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन गहराई से जांचें तो पता चलता है कि रेलवे जनता की सुविधा के लिए नहीं बिछाई गई थी। इसका प्राइमरी मकसद था भारत के भीतरी खेतों और खदानों से कच्चे माल को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि वहां से सीधे ब्रिटेन भेजा जा सके। ये ट्रेनें विकास नहीं बल्कि सिस्टमैटिक दोहन की पाइपलाइनें थीं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, क्रांति और स्वतंत्रता। लगातार हो रहे इस आर्थिक और मानसिक शोषण के खिलाफ रेजिस्टेंस का यह सफर बहुत लंबा और दर्दनाक था। 1857 के भारी विद्रोह को बेहद बर्बरता के साथ कुचल दिया गया था। स्रोतों में यह खौफनाक विवरण दर्ज है कि कैसे विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में डर बैठ जाए। इसके दशकों बाद 1919 का भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। लेकिन इतने भारी और अमानवीय दमन के बावजूद आज़ादी की उस मांग को कभी दबाया नहीं जा सका। जलियांवाला बाग में निहत्ती भीड़ पर जो फायरिंग हुई, उसके पीछे जनरल डायर की ये सोच थी कि वो पूरे पंजाब में खौफ और आतंक का एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जो कभी ना टूटे। लेकिन आतंक फैलाने की सोच ने लोगों को डराने के बजाय उन्हें और ज्यादा मजबूत कर दिया। इसी खून से सनी धरती से उठी क्रांति की लहर ने भगत सिंह जैसे इनकलाबियों को जन्म दिया, जिन्होंने इस कॉलोनियल ढांचे की नींव हिलाकर रख दी और अंतिम स्वतंत्रता संग्राम की वो मजबूत शुरुआत की जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। तो इस पूरी सिस्टमैटिक निकासी, सुनियोजित अकाल और एक फलते फूलते उद्योग की बर्बादी के ऐतिहासिक साक्ष्यों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस तथाकथित कॉलोनियल आधुनिकीकरण की असली कीमत क्या थी? क्या रेलवे की लाइनें और कुछ इमारतें उन लाखों जिंदगियों और सदियों की इस लूटी गई दौलत की कभी भरपाई कर सकती हैं? ये विश्लेषण हमें औपनिवेशिक इतिहास के उन नैरेटिव्स पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करता है, जिन्हें अक्सर विकास के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। इस अहम ऐतिहासिक और आर्थिक जांच में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।